अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपने माशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज आप बाकायदा चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले आपको अगर चैप्टर 1 वो आपकी बेस है फ़िज़िक्स की, अगर वो आपको क्लियर है तो अब आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, वही चीज़ें बार बार आएंगी। ने कुछ आप टॉपिक्स 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, उन्हीं की एडवांस फॉर्म में। तो चैप्टर नंबर 2 जब आप पढ़ेंगे वो आपको इजी लगेगा, क्योंकि उसके कंसेप्ट्स आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए हैं वेक्टर्स के बारे में। तो अब वही चीज़ें आपकी एडवांस फॉर्म में वो इधर आएंगी, तो इंशाल्लाह वो आपको ये चैप्टर भी इजी लगेगा। चलें चैप्टर नंबर 2 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के ऊपर है। इधर आपके 2 पोर्शंस हैं, इस चैप्टर्स को 2 हाफ में ब्रेक किया जा सकता है। फर्स्ट हाफ में आप वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड हाफ में आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। तो वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स कहाँ से आए, वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन कहाँ से करके आप निकाला है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, वेक्टर्स आपको कहाँ नज़र आते हैं, तो वेक्टर्स की हेल्प से आपने क्या कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो वो पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं जिस पॉइंट से हमने एंड किया था लास्ट लेक्चर, जो चैप्टर 1 की बातें हैं, वहाँ से ही इस चैप्टर को लेके चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आपने 2 वे से डिफ़ाइन किया था। फर्स्ट आपने डेफिनेशन ये कही थी, वो सब क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो सब क्वांटिटीज़ आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। सेकेंड डेफिनेशन आपने ये बताई थी कि जिनकी मदद से आप फ़िज़िक्स के सारे लॉज को डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हो जाती हैं। All those quantities in terms of which laws of physics can be described is known as physical quantities। तो ये डेफिनेशन थी। और सेकंड डेफिनेशन जो आपको मैंने इधर कोट की हुई है, quantities which can be observed as well as measured are called physical quantities। तो ये आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, जो चैप्टर नंबर 1 में आर्टिकल नंबर 1.2 में आप पढ़ के आएँ, पेज नंबर 3 के ऊपर। अब इधर आगे चलते हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को फिर इधर टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, वो आपकी स्केलर हैं और वेक्टर हैं। अब ये स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, किन रीज़न्स की वजह से आपने इसको क्लासिफाइड किया, अब वो पढ़ते हैं हम। स्केलर क्या है पहले वो पढ़ते हैं, तो स्केलर के ऊपर चलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं? सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट एंड नो डायरेक्शन, मींस इसमें 3 चीज़ें होती हैं। मैग्नीट्यूड होती है इसकी, प्रॉपर इसका यूनिट होता है, डायरेक्शन इसकी नहीं होती। तो जिसमें ये 3 चीज़ें हों वो आपकी स्केलर क्वांटिटी हैं। मैग्नीट्यूड हो, प्रॉपर यूनिट हो, डायरेक्शन ना हो, वो स्केलर क्वांटिटी हैं। तो इधर डेफिनेशन क्या लिखी है? फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, जिसको मुकम्मल तौर पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से, विद प्रॉपर यूनिट, जिसका कोई प्रॉपर यूनिट होगा, एंड हैज़ नो डायरेक्शन इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इधर एग्जांपल दी हुई हैं, ये मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स कोट करने की कोशिश की है कि आपको अगर एक क्वेश्चन आ जाए, MCQs आ जाए, तो आपके जहन में हो सभी एग्जांपल्स, लाइक मास, लेंथ, प्रेशर, टाइम, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेवलेंथ, एरिया, स्पीड, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब एग्जांपल हैं। तो ये सारी किसकी एग्जांपल हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ की। मैं आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, जैसे अब ये देखें, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक, इसका मैस है 2 kg, मैंने कहा 2 kg। तो ये 2 जो है ये आपकी मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, कितना है मैस, वो 2 है। और ये साथ जो मैंने kg लिखा, ये प्रॉपर यूनिट है, जैसे कि आपको डेफिनेशन में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब विद मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट एंड हैज़ नो डायरेक्शन। अब ये देखिए, मुझे मैस का डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैस आपका लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे अपवर्ड है, डाउनवर्ड है।
कंप्लीटली मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि मैथ्स है 2 kg है। जैसे मैं अपना कहूँ तो मैं कहता हूँ मैथ्स मेरा 60 है या 70 kg है, तो मैंने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया ये मेरा मैथ्स है। इसी तरह आपकी लेंथ है, मैं फॉर एग्जांपल कहूँ ये प्रोजेक्टर की मल्टीमीडिया की बोर्ड की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, तो 10 मीटर मैंने जब कहा तो 10 उसकी मैग्नीट्यूड है, मीटर उसका यूनिट है लेंथ का, तो लेंथ भी क्या हो गई आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो ये स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की। अब आगे चलते हैं वेक्टर के ऊपर। तो वेक्टर क्या है, जैसे कि आपको मैंने स्केलर को डिफाइन किया, तो इसमें स्केलर की डेफिनेशन माइनर सा चेंजिंग कर दें तो आपकी वेक्टर की डेफिनेशन बन जाती है द क्वांटिटी विच इज़ completely described with magnitude with proper unit and डायरेक्शन एज वेल। तो इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी होती है, प्रॉपर यूनिट उसमें भी होता है। डिफरेंस क्या है इसमें आ जाती है साथ डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट भी हो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। जो चैप्टर का नेम है, मैं अभी चैप्टर के नेम को एलैबोरेट कर रहा था, हम जो वेक्टर और वेक्टर का फर्स्ट हाफ है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो वेक्टर क्या है अभी मैंने उसको एक्सप्लेन किया, उसके नाम को। अब ये देखें, a physical quantity which is completely described with magnitude, unit and specific direction is called वेक्टर क्वांटिटी। और इधर एग्जांपल दी गई है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सारी आपकी ऐसी क्वांटिटी हैं जो वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनमें डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर मैं कहूँ मैं ये एक वेट है, तो वेट की डायरेक्शन भी अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है। अब मैं इधर खड़ा हूँ तो मेरा वेट की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डायरेक्शन भी है, वेट भी है, मैग्नीट्यूड भी उसकी है, प्रॉपर यूनिट भी है। तो ये वेट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ मैं इस ब्लॉक के ऊपर जिसका मैस m है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, डायरेक्शन क्या है, राइट साइड पे मैं लगा रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे लगा रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये डायरेक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो जाए वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो ये वेक्टर को एक्सप्लेन किया इधर। अब ये देखें, हाउ कैन, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ स्केलर क्वांटिटी। इससे जो पहले आपको बताई हैं वो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। अब थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको आ सकता है, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले अगर आपको ये पूछा जाए आप स्केलर को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो स्केलर के लिए तो सिंपल आपको एक लाइन विद प्रॉपर स्केल वो आपको चाहिए। तो लाइन की जो लेंथ होगी वो आपको उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देगी, लाइन की लेंथ। लेकिन वेक्टर में क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 मेथड्स यूज़ करते हैं। वो 2 मेथड्स कौन से हैं आपके, वो मेथड है, फर्स्ट मेथड है आपका सिम्बोलिकली मेथड, और दूसरा है आपका ग्राफिकली मेथड। तो सिम्बोलिकली क्या है और ग्राफिकली क्या है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपके सामने लिखे हैं, देयर आर 2 मेथड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, सिम्बोलिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम अब चलते हैं सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है आपकी, सिम्बोलिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने ये देखें इधर आपको मेथड्स बताएं किस तरह आप सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। तो ये आप याद रखें कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का फर्स्ट मेथड है कि आप उसको बोल्ड लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बोल्ड लेटर्स जो हैं वो आपके वेक्टर क्वांटिटी को शो करते हैं, वेक्टर को शो करते हैं। तो एक ये मेथड है कि आप बोल्ड लेटर्स यूज़ कर लें, ये जैसे ये मैंने आपको लिख के दिखाया। बोल्ड किसे मीन्स, ये देखें आपने अगर पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो ये एक सिंगल टाइम लिखें तो ये तो वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसी के ऊपर मार्कर 2 to 3 टाइम्स यूज़ करें तो आपका ये बोल्ड हो जाएगा और इसे कहा जाता है बोल्ड लेटर्स। तो वेक्टर को आप हमेशा बोल्ड लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह यूज़ करेंगे। जैसे ये वेक्टर ए है तो ये ए बोल्ड लेटर, बी है तो इसी तरह उसको भी बोल्ड कर दें, ऐसे। जैसे कोई भी वेक्टर हो उसका नाम हो उसको आपने बोल्ड लेटर इस तरह यूज़ करना है। सेकेंड मेथड है आप उसके ऊपर एरो हेड यूज़ करते हैं,
आप उसके ऊपर एरो हेड वेक्टर है, ए वेक्टर आप लिखेंगे, ए लिखेंगे, उसके ऊपर एरो का सिंबल आप यूज़ करेंगे, जैसा कि ये आपको बताया गया इधर। ये देखिए, अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद एन एरो हेड अबव, जैसे ये आपको शो करवाया गया है ए के ऊपर, ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा। तो ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप सिंगल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, बार भी यूज़ की जा सकती हैं उस वेक्टर के ऊपर। थर्ड मेथड है, आप उस वेक्टर के नीचे भी वेक्टर का सिंबल या आप बार का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये आपको इधर रिप्रेजेंट किया गया है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद अ एरो हेड बिलो, ये आपको एग्जांपल जैसे दी गई है, इधर नीचे आपको शो करवाया गया। तो ये है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि आप किस तरह एक वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है आपकी? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन स्केल। ये आपको क्या, इधर एग्जांपल्स में आपको करवाता हूँ। जैसा कि आपको बताया गया है कि आपने एक स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है पैरेलल टू द वेक्टर। अब ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने लगाई अभी, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। अब आपकी ये स्ट्रेट लाइन में टू एंड्स हैं, एक आपका ये एंड है, एक आपका ये एंड है। एक साइड पे आपका एरो हेड होता है। अब आपकी ये लाइन की जो लेंथ है वो आपको बताती है, आपकी मैग्नीट्यूड बताती है। एरो हेड, ये जो आपका, मैं यहाँ इधर ही आपको शो करवाता हूँ, इसको कहते हैं टेल। इसे कहा जाता है टेल और इनिशियल पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जा सकता है, इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट। आपकी ये जो लाइन की लेंथ है, ये लाइन की लेंथ, ये आपको क्या बताएगी? ये आपको उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देगी। और ये जो आपका एरो हेड है, ये एरो, ये आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कि ये वेक्टर जा किस डायरेक्शन में रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन जो है वो आप इस एरो हेड से डिसाइड करेंगे कि ये वेक्टर जा किस डायरेक्शन में रहा है। तो ये ऐसे आप इसका वेक्टर का आइडिया लगा सकते हैं और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इधर ये देखें, इधर उसने यूज़ किया है एन एरो हेड पुट एट वन एंड, एक साइड पे आप एरो हेड लगाते हैं, ऑफ द लाइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, जो किसको रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को। एंड टेल रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। ये जो आपको शो करवाया गया टेल, ये वेक्टर की टेल है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है कि वेक्टर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया। और एरो हेड डायरेक्शन को, ये मैग्नीट्यूड को। अब ये देखें, इस मैग्नीट्यूड को जो आपने जब शो करवाना है, ग्राफिकल स्टेप कैसे होंगे, कौन से स्टेप आपके इन्वॉल्व होंगे, ये आपको बताए गए इधर। स्टेप इन्वॉल्व इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने सबसे पहला काम करना होता है सूटेबल स्केल, कि आपने किस स्केल की मदद से। अब ये देखें, अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ जो वेक्टर की दी गई है वो मीटर्स में है और वो 100 मीटर्स यूज़ किए गए हैं, 100, 200, 1000, तो आप स्केल भी फिर उसी के अकॉर्डिंगली चूज़ करेंगे। तो आपने वेक्टर्स को देख के, उसकी मैग्नीट्यूड को देख के स्केल डिसाइड करना है। तो सबसे पहला स्टेप है टेक अ सूटेबल स्केल। सेकंड है आपका टेक अ सूटेबल कोऑर्डिनेट एक्सिस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे कहा जाता है। ये आगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये आगे आपने पढ़ना है इसको डिटेल में। ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑन द वेक्टर। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ एक्टिविटी। ये देखें इधर, सबसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल, वेक्टर ए का मैंने इसको नाम दे दिया। ये फॉर एग्जांपल इसकी मैग्नीट्यूड है इधर, ये मैं कहता हूँ 10 मीटर है, या इसको कह दी मैं, ये एक फोर्स वेक्टर है। लार्जर क्वांटिटी ले लेते हैं इधर, 100 न्यूटन। इसको मैंने अब रिप्रेजेंट करना है इधर,
तो मैंने सूटेबल स्केल कैसे लूँगा, मैं कह देता हूँ कि आपकी जो 10 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये मैंने एज्यूम कर लिया, सपोज, क्योंकि स्केल फर्स्ट स्टेप है आपका, टेक अ सूटेबल स्केल, आपने स्केल चूज़ करना है, तो मैंने स्केल चूज़ कर लिया, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए 100 न्यूटन किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा आपका, वो आपका 10 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर अब आपकी ये लाइन आ गई। अब आपका ये था टेक अ सूटेबल कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ली, जिनको मैं नाम दे देता हूँ एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये मैंने सूटेबल कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसे हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो अब आपने इस वेक्टर को इधर रिप्रेजेंट करना है, ये आपका थर्ड स्टेप है, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑन दी वेक्टर। तो आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन उसी एंगल से इधर रिप्रेजेंट कर देनी है इसको, ऐसा। तो ये वेक्टर ए होगा 100 न्यूटन फोर्स का, जिसकी लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर। तो आप स्केल के अकॉर्डिंगली इधर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये आपका एंगल होगा थीटा। तो ये आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप आपको इधर शो करवाए गए हैं। आगे चलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जिनका दूसरा नाम कार्टेशियन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है इसको। तो उनके ऊपर चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं लाइंस, म्यूचुअली इंटरसेक्ट कर रही हों एक दूसरे को, तो उसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये देखिए, मैं इधर आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये आपकी एक लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन है। अगर ये इंटरसेक्ट ऐसे करें, ये देखें ऐसे, तो ये आपका 2 डायमेंशनल, ये आपका प्लेन बन जाएगा, प्लेन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा कैसे, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल आपकी एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, ये जी एक्सिस हैं, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जो 90 के एंगल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उसे कहा जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये देखें, अगर आप इस तरफ से भी देखेंगे एंगल तो ये भी 90 है, अगर आप इधर से देखें ये वो भी 90 है, अगर आप ऐसे करके देखें तब भी 90 है। आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो तीनों एक्सिस में, एक्स वाई जी एक्सिस में, सबके सेंटर में आपको एंगल है वो 90 डिग्री ही मिलेगा। तो इसे कहा जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होना। तो ये आपकी डेफिनेशन इधर दी हुई है उसने, द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। तो वो कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी वो आपको शो करवाया इधर। लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। ओरिजिन कहा जाता है। द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो लाइन आपको दी गई हैं, अगर आपकी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइंस आर म्यूचुअली इंटरसेक्ट ईच अदर, दे फॉर्म अ प्लेन, वो प्लेन बनती हैं। और अगर 3 लाइंस इंटरसेक्ट करें तो वो स्पेस बनती हैं। तो याद रखें, प्लेन में क्या है, आपकी 2 लाइंस इन्वॉल्व होती हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती हैं, और स्पेस में आपकी 3। तो ये डेफिनेशन है प्लेन और स्पेस की। इधर मैं शो करवाता हूँ उसको। तो यही आपका लास्ट पॉइंट है लेक्चर का, और इधर ही एंड करेंगे हम। ये आपकी एक्स डैश, ये वाई डैश। ये आपकी हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है, हॉरिजेंटल एक्सिस को, और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहा जाता है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे हैं, क्योंकि सेंटर में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अब ये देखें, अगर एक इधर मैं वेक्टर शो करूं कहीं इधर ऐसे, ये आपका ए वेक्टर है। अगर ए वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट करना है तो याद रखें, प्लेन में आपके पास एक ही एंगल होता है। आप सिंगल एंगल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को प्लेन में। जबकि आपने अगर रिप्रेजेंट करना हो स्पेस में वेक्टर को, तो फिर आपके 3 एंगल्स इन्वॉल्व होंगे उसमें, वो भी आगे पढ़ते हैं। तो प्लेन में सिर्फ एक एंगल आपका यहाँ से चलेगा, यहाँ, यह आपका थीटा।
और अगर आपने उसकी पोजीशन और डायरेक्शन भी बतानी हो, मैग्नीट्यूड भी बतानी हो, तो वो आप इधर इस वेक्टर को इधर पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देंगे। वो चैप्टर के आगे आप पढ़ेंगे। आए अब, ये तो आपका प्लेन। प्लेन में आपकी 2 एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जबकि आपकी स्पेस क्या है? 3 डायमेंशनल। स्पेस आपकी 3 डायमेंशन होती है। वो 3 डायमेंशनल बनेगी कैसे? ये देखिए, अब ये आपकी फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस है, ये आपकी जी एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस कहाँ है? अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कहता हूँ, इसको वाई एक्सिस कहता हूँ, तो जी एक्सिस कहाँ है? ये बेसिकली इधर है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटर डायरेक्शन में। ये सेंटर पॉइंट से ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब ये मैं लाइन इस तरह बोर्ड के ऊपर तो बना नहीं सकता, तो इसीलिए इसको इस तरह बनाई जाती हैं इधर, ऐसे। ये इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे एक्स वाई जी एक्सिस। ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है, तो उसका जो वो कॉर्नर पॉइंट है वो ओरिजिन होगा, तो ये आपकी एक्स एक्सिस इस साइड पे जो आ रही हैं, वो आपकी वाई एक्सिस, और अपवर्ड डायरेक्शन में वो आपकी जी एक्सिस। तो ये आप इस तरह एक्स वाई जी एक्सिस को शो करते हैं। अब ये देखें, एक्स वाई जी एक्सिस 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस वो आपकी क्या बना रही हैं? स्पेस बना रही हैं। तो इसमें देखें, अगर आपका ये वेक्टर है, वेक्टर को मैं ए नाम दे दिया इधर मैंने। अब ये देखिए, इस वेक्टर को अगर मैंने शो करना है स्पेस में, तो आपके 3 एंगल्स इन्वॉल्व होंगे। वो एंगल कौन कौन से हैं? अगर आपका एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस से, ये देखें, और एंगल को आपने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव एंगल होगा, अगर आप उसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो आपका नेगेटिव होगा। तो ये है डायरेक्शन, कि एंगल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उसका साइन चेंज हो रहा है। तो ये बात आपकी मैथ में भी काम आएगी और इधर भी आपके वेक्टर्स में काम आ रही है। तो आपने जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया एक्स एक्सिस से, उसे कहा जाता है अल्फ़ा, और जो आपने वाई एक्सिस से मेजर करना है उसको कहा जाता है बीटा। ये भी देखिए एंटी क्लॉकवाइज आपकी ये बीटा इस तरह शो किया जाएगा, और जो आप जी एक्सिस से मेजर करेंगे ए का एंगल, वो आपका गैमा होगा, ऐसे। तो ये आपने स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स को वही वाइंड अप करने लगा हूँ। आपने कितने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, फिर आपने वेक्टर्स और स्केलर में डिफरेंस पढ़ा, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में उसकी स्केलर की ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व होती हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं, सिंबॉलिकली मेथड एंड ग्राफिकली मेथड। सिंबॉलिकली कैसे है वो आपने पढ़ा, बोल्ड लेटर्स, एरो हेड लगाते हैं, ये बातें आपने पढ़ी। ग्राफिकली में आपने क्या किया, आपने ग्राफ में किस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस मेथड को ग्राफिकली कहते हैं। आप उसमें स्केल यूज़ करते हैं, फिर आप उसमें प्रॉपर सूटेबल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, फिर उस वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने स्टेप्स पढ़े थे। फिर लास्ट स्टेप में आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कार्टेशियन सिस्टम क्या है, उसके बारे में आपने पढ़ा। लास्ट पॉइंट आपने डिस्कस किया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड स्पेस। तो ये था चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर। इसी पॉइंट से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।